मुझे अबानिया की हिफाजत करना होगी। मैंने अबानिया को खुद में जज्ब कर लिया और फिर सो गया। दूसरी सुबह हस्ब मामूल थी, इंतहाई खुशगवार माहौल था। परिंदे भी नजर आ रहे थे, छोटे छोटे जानवर भी कलेले करते नजर आ जाते थे। मैंने पोशियाना को देखा, वो शायद नदी में गुसल करके निकली थी और उसका चेहरा बड़ा निखरा निखरा था। हम दोनों को देखकर वो मुस्कुराई और मुझे उसके बदले हुए रंग पर हैरानी हुई। बड़ा फरहत बख्श पानी है, क्या तुम दोनों गुसल नहीं करोगे? उसने कहा। जरूर करेंगे, लेकिन तुम बहुत सुबह जा गई। मैंने कहा। हाँ, रात बड़ी पुरसकून थी, अच्छी नींद आई। खूब, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। पोशियाना मुझे और अबानिया को बावर कराना चाहती थी कि वो पुरसकून है। बहरहाल गुसल करने को मेरा दिल भी चाह रहा था। चुनाचे मैं अबानिया के साथ नदी में उतर गया और जब हम नहा कर निकले तो पोशियाना ने नाश्ते का इंतजाम कर लिया था और सचमुच में हैरान हो गया। ये बदली हुई औरत क्या इरादे रखती है, या फिर इसके खलूस पर एतमाद किया जाए? लेकिन ज्यादा उलझने की जरूरत मैंने महसूस नहीं की। पोशियाना की ज़हनी कैफियत कुछ भी हो, वो मेरा क्या बिगाड़ सकती है। हमने नाश्ता किया, पोशियाना भी हमारे साथ शरीक थी और आज उसके चेहरे पर रकाबत की गर्द नहीं थी, वो साफ सुथरी नजर आ रही थी। चुनाचे दौरान सफर मैंने भी अपना रवैया दुरुस्त कर लिया। अब मैं पोशियाना से गुफ्तगू कर रहा था। हमारे घोड़े एक कितार में सफर कर रहे थे और हम एक दूसरे से गुफ्तगू करते जा रहे थे। मौजू नेमोन था, सान बारे के बाशिंदे थे, हाफू था, मलका शहमूना थी। इस तरह सफर दिलचस्पी से कटा। शाम हो गई और पोशियाना ने थकन का इजहार कर दिया। कयाम के लिए नदी के किनारे से उम्दा जगह और कौन सी हो सकती थी, लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी। वीराने के बासी खूनखार घड़ियाल नदी के किनारे मिट्टी के ढेरों की शक्ल में पड़े गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। ये जगह कयाम के लिए मुनासिब नहीं थी। इनकी तादाद इतनी थी कि इनसे निमटना भी आसान नहीं था। मैंने कुछ और आगे जाने का फैसला किया और हम आगे बढ़ने लगे। काफी दूर निकल आने के बाद जब जगह नजर आई, यहाँ नदी के किनारे सख्त और दलदल नहीं थी, इसलिए ये घड़ियाल के लिए नापसंदीदा जगह थी। चुनाचे हमने यहाँ कयाम का फैसला कर लिया। खाने का बंदोबस्त कर लिया गया और फिर खाने के बाद आराम। पोशियाना ने आज खुद अपने लिए एक दूर की जगह मुंतखब की थी। हाफू की गैर मौजूदगी में तुम्हें तन्हाई का शदीद एहसास होता होगा पोशियाना, मैंने पूछा। हाँ, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है शोले, लेकिन मैं तुम्हारी खलवत में मुखल होना भी नहीं चाहती, उसने बड़े खलूस के साथ कहा और मैं उसकी बेचारगी से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सका। आज की रात सब्र कर लो पोशियाना, मैं अबानिया से बात करूंगा। जहाज के मुआहदे की तजदीद कर ली जाए तो क्या हर्ज है? मैं नहीं समझी। पोशियाना ने तजाहुल से काम लिया। अबानिया तुम्हारे साथ अपनी रातें बांट लेगी। ओह, मैं इसका दिल दुखाना पसंद नहीं करती आशोले, वो तेरे लिए है और उसे। लेकिन वो जुमला पूरा न कर सकी क्योंकि अबानिया हमारी तरफ आ रही थी। अब आराम करो आशोले, मैं दिन भर के सफर के बाद थकन महसूस कर रही हूँ, उसने किसी कदर मशकूक अंदाज में हम दोनों को देखते हुए कहा और यह अंदाज उसने पहली बार इख्तियार किया था। ये दुबली पतली लड़की तो किसी तौर थकने वाली नहीं थी। अगर इसकी टांगें थकन से बेजान हो जाती तब भी ये इसका इजहार न करती, लेकिन एक जवान औरत दूसरी जवान औरत की मौजूदगी में जरूर थक जाती है, जबकि उसे एहसास हो कि उसका मर्द दूसरी औरत की ताजगी से मुतासिर है। मैं इस लड़की को बददिल नहीं करना चाहता था, चुनाचे में उसकी कमर में हाथ डालते हुए अपने ठिकाने की समझ चल पड़ा। अबानिया खामोश थी। क्या सोच रही हो अबानिया, मैंने पूछा। कुछ नहीं, उसने बुझी बुझी आवाज में जवाब दिया। ना मालूम उसने मेरे और पोशियाना के कुछ जुमले सुन लिए थे या फिर औरत चूंकि खास हिस्सियात की मालिक होती है इसलिए इसने हम दोनों के चेहरों पर एक दूसरे के लिए कोई तासुर पड़ लिया था। एक लम्हे के लिए मुझे उसकी ये तंग नजरी पसंद नहीं आई। मैं किसी की जागीर नहीं हूं, मैंने सोचा, लेकिन अबानिया के साबिका रिकॉर्ड की वजह से मैं खामोश हो गया। आज पहल भी मुझे करनी पड़ी थी क्योंकि मेरी जज्बात अंगेज हरकतों की वजह से अबानिया बहुत जल्द ठीक होगी और फिर जिंदगी का दिलकश सबसे अहम ड्रामा खेला जाने लगा जिसे इब्तदाए आपरे से खेला जा रहा है और इंसान इस खेल से आज तक नहीं उगता। निढाल सांसों के दरमियान अबानिया ने कहा, पोशियाना से क्या गुफ्तगू रही थी आशोले? उसकी बदली हुई कैफियत पर हैरान हुआ अबानिया। हाँ, मैंने भी इसमें तब्दीलियां महसूस की। क्या ये तब्दीलियां काबिल रहम नहीं? मैं समझी नहीं। तुम औरत हो अबानिया, औरत हर किस्म की तब्दीलियों को बाखूबी समझती है। अगर मैं तुमसे तवील अरसे के लिए दूर हो जाऊं तो तुम कैसा महसूस करोगी? मैं जिंदा न रह सकूंगी आशोले, अबानिया जल्दी से बोली। तब फिर सोचो हाफू की गैर मौजूदगी पोशियाना के लिए कितनी कठिन होगी। हाँ, लेकिन हम इसी के लिए सफर कर रहे हैं। यह फैसला तो नहीं किया जा सकता कि हाफू कब तक दस्तयाब हो सकेगा। तुम कहना क्या चाहते हो आशोले? यही अबानिया कि तुम फराग दिली से काम लो। जहाज पर होने वाले मुआहदे में तुम भी शरीक थी। इस वक्त तक जब तक हाफू न मिल जाए, पोशियाना की जरूरत अगर मुझसे पूरी हो जाए तो क्या हर्ज है? मेरी बात पर अबानिया खामोश होगी। काफी देर तक खामोश रही, फिर बोली, क्या पोशियाना ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है? कभी नहीं करेगी, ये मैंने सोचा है। क्या मैं तुम्हारे लिए कशिश खो चुकी हूँ आशोले? हरगिज़ नहीं। तुम रोजे अव्वल की तरह पुरकशिश हो, लेकिन पोशियाना भी इंसान है। मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती आशोले। अब जब सबसे दूर तूने मुझे अपना लिया है, मैं इसकी शिरकत कैसे पसंद करूंगी? ये भी तो सोचो अबानिया कि तुम्हारी जगह पोशियाना भी हो सकती थी और तुम पोशियाना की जगह। मैंने कहा और मेरी बात से अबानिया को सख्त धचका लगा। क्या ऐसा भी हो सकता है आशोले? उसे सहमे हुए अंदाज में कहा। हाँ, हालात रुख भी इख्तियार कर सकते हैं। मेरी पसंद दूसरी समत भी मुड़ सकती है। तब मैं तेरी खुशी में खुश हूँ। तुम जो पसंद करो आशोले, उसने उसी अंदाज से कहा और मैंने उसका शाना थपथपाया।
रात के आखिरी पहर खम्स हो गए। न जाने क्यों उस रात में माहौल से पूरी तरह बेखबर हो गया था। यहाँ तक कि चुपके से भी सुबह होगी और जब मेरे कानों ने एक भींची भींची चीख सुनी तब मैं जागा। मैंने अपने नजदीक सोती हुई अबानिया की तरफ नजर घुमाई और चौंक पड़ा। अबानिया वहां मौजूद नहीं थी। इसी वक्त मेरे कानों में दूसरी चीख गूंजी और मैं उछल पड़ा। दूसरे लम्हे में फुर्ती से खड़ा हो गया। यह निस्वानी चीख अबानिया ही की हो सकती थी। मैंने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई, तब मेरी नजर नदी में जा पड़ी। दूर पानी में दो जिस्म मुतहरक थे, यकीनन इनमें सख्त जिद्दोजहद हो रही थी। दूसरे लम्हे मैंने दौड़कर पानी में छलांग लगा दी। फासला काफी था। मैंने पोशाना का सर उभरते हुए देखा। उसके चेहरे पर दरिंदगी थी और वह दांत भींचे हुए दोनों हाथों से अबानिया का चेहरा पानी में डुबो रखने में कोशा थी। मेरे होश गुम हो गए तो ये था पोशियाना की बदली हुई कैफियत का राज। चंद साथ में मैं उसके करीब पहुंच गया। मैंने अकब से पोशियाना के बाल पकड़कर उसे जोरदार झटका दिया और वो एक वहशियाना चीख के साथ दूसरी तरफ उलट गई। अबानिया उसकी गिरफ्त से आजाद हो गई थी। मैंने जल्दी से उसे सतह आब पर उबारा, लेकिन उसका मुंह खुला हुआ था और आंखें फटी हुई थी। वैसी पोशियाना अपनी कोशिशों में कामयाब हो गई थी। अबानिया के जिस्म में अब जिंदगी की कोई रमक नहीं थी। मैं फुर्ती से उसे खींचकर किनारे पर ले गया। किनारे पर लेटाकर मैंने उसका तनफ्फुस बहाल करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश बेसूद थी। अबानिया मर चुकी थी। मैंने उसका बरहना जिस्म सीधा कर दिया। वैसी पोशियाना भी किनारे पर निकल आई थी और अब उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होगी आज शोले, मैं बहुत खुश हूँ। उसने दरिंदगी से भरपूर कहका लगाया। मैं खड़ा हो गया। दिल चाह रहा था कि मैं उस वहशी औरत की टांगे दरमियान से चीर दूं। मुझे रातों की भीख देना चाहती थी। पोशियाना ने जमीन पर थूक दिया। तुमने इसे क्यों कत्ल कर दिया पोशियाना? मैंने सुकून से पूछा। ये भी पूछने की बात है आशौले। मैंने न जाने कितनी रातें सुलगते हुए गुजारी हैं, इस वक्त भी जब हाफू हमारे दरमियान मौजूद था और इसके बाद भी। लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि मैं इससे बात करूंगा। मैं अपने और तेरे दरमियान कोई दीवार नहीं चाहती थी आशौले। मैं बिला शिरकत गैर तेरी बनना चाहती थी। क्या इस दरिंदगी के बाद भी तुम ऐसी तवक्का रखती हो? इस वीराने में मेरे सिवा कोई औरत नहीं है आशौले, और औरत तेरी जरूरत है। मेरे जिस्म पर निगाह दौड़ा, देख कैसा चमकदार और कैसा संडोल है ये। अगर तू चाहे तो अबानिया के इंतकाम के लिए इसके टुकड़े कर डाल। मुझे मलाल ना होगा। मैं तो खुश हूं कि अबानिया अब तेरी कोई रात हासिल न कर सकेगी। वो अब भीगे हुए जिस्म की नुमाइश करते हुए बोली, लेकिन मुझे इसका वजूद से खिन्न आ रही थी। मैं उससे सख्त नफरत करने लगा था। ताहम मैंने नर्म आवाज में पूछा, तो अबानिया को नदी पर कैसे लेकर गई थी पोशाना? मैंने उसे आहिस्तगी से जगाया और उठ के तब मैंने उसे कहा कि नदी का पानी बहुत खूबसूरत है, आओ हम इसमें नहाएं। तब जानता है इस बेवकूफ ने क्या किया? क्या उसने कहा कि आशौले को जगा लें, तीनों एक साथ गुसल करेंगे। फिर तो इसके जवाब में मैंने उससे कहा कि आशौले उसका मर्द है और मैं उसके हक में मुखलिस हूं। मैं उसके सामने मुकम्मल तौर पर बरहना नहीं हो सकती। अगर वो मेरे साथ नहाना पसंद न करे तो मैं उसे मजबूर नहीं करूंगी और वो तैयार होगी। तब उसने नदी के रास्ते में कहा कि आशौले ने रात को उसके बारे में कुछ कहा था। मैंने पूछा कि क्या कहा था, तो उसने मुझे वही बात बताई जो तुमने कही थी आशौले, लेकिन मैं किसी की दी हुई भीख नहीं लेती। मैं तो खुद अपना मकाम हासिल करना जानती हूँ। कितनी हैरत हुई उसे आशौले, जब नहाते नहाते अचानक मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे दबाते हुए पानी में उसका चेहरा डबो दिया। मेरी मजबूत उंगलियों का दबाव और फिर पानी। लेकिन आशौले, उस कमजोर सी लड़की के बदन में बला की ताकत थी। उसने इतनी सख्त जद्दोजहद की कि मैं परेशान हो गई। बिलाशुबा अगर एक बार वो मेरी गिरफ्त से आजाद हो जाती तो फिर मैं उस पर, लेकिन इससे ज्यादा मुझसे न सुना क्या। मेरा उल्टा हाथ पोशाना के चेहरे पर पड़ा और वो कई फुट उछल कर दूर जा गिरी। उसके मुंह से खून की धार फूट निकली थी। मैं तुझसे नफरत करता हूँ पोशियाना, मैं तेरे मुंह पर थूकता हूँ। मैंने घुर्राते हुए कहा, मैं तेरी नफरत को मोहब्बत में बदल दूंगी आशौले। उसने खून थूकते हुए कहा, मैं तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा पोशियाना। अबानिया के मौत के बाद तेरे हाथों आने वाली मौत भी मुझे पसंद है। मरने के बाद मैं इस आग में तो नहीं चलूंगी। क्या अबानिया तेरी आगोश में है? उसने खून आलूद होंठों से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मेरी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। मैं तुझे मौत से भी ज्यादा सख्त सजा दूंगा पोशियाना। मैंने घुराते हुए कहा, एक बार, सिर्फ एक बार मेरे जिस्म को आगोश में ले ले आशौले। इसके बाद तेरी दी हुई हर सजा मुझे कबूल होगी। तू सोच भी नहीं सकती पोशियाना, तू सोच भी नहीं सकती। मैं उसके लिए सजा तजवीज कर चुका था। चुनाचे मैंने अपना खांडा उठाया और पोशियाना की मुस्कुराहट कह रही होगी, अब तो मेरी गर्दन मेरी चांदों से उतार देगा। क्यों? मुझे मंजूर है। वो दोजानो बैठ के, उसके बैठने की अदा बड़ी दिलकश थी। अबानिया के दुबले पतले बदन के मुकाबले में उसका बदन ज्यादा पुरकशिश, ज्यादा संडोल और ज्यादा चमकदार था। बिलाजुबा वो एक भरपूर औरत थी, लेकिन मुझे उससे सख्त नफरत थी। मैं उसकी किसी अदा से मुतासर नहीं हो सकता था। चुनाचे मैं खांडा लेकर घोड़े की तरफ बढ़ा। तीनों घोड़े एक जगह खड़े थे। मैंने खांडा बुलंद किया और मेरा वहशी खांडा एक घोड़े की पुश्त को दो टुकड़े कर गया। घोड़े की आवाज भी नहीं निकल सकी थी। अलबत्ता बकिया दो घोड़े भड़क उठे थे, लेकिन इतनी देर में दूसरे घोड़े का काम भी तमाम हो चुका था। पोशियाना का मुंह हैरत से खुल गया। उसकी समझ में घोड़ों की मौत नहीं आई थी। वो तो इस वक्त चौंकी जब मैं उछल कर तीसरे घोड़े पर बैठ गया और मैंने उसकी लगामें संभालते हुए कहा, अब तू इस वीराने में भटक पोशियाना। भूख और प्यास से तड़प तड़प कर जानते थे। तेरी आंखें इंसानों को तलाश करेंगे, लेकिन फिक्र मत कर। अबानिया की लाश मौजूद है, उसके पास बैठकर उससे दिल बहलाना, और जब ये इंतकाम के लिए उठ बैठे तो खुद भी इस नदी में कूद कर खुदकुशी कर लेना। यही तेरा अंजाम है। और पोशियाना खौफजदा अंदाज में उठ खड़ी हुई। आशौले, वो मेरी तरफ दौड़ी।
नहीं नहीं या शोले, ऐसा मत कर, मुझे अपने हाथ से कत्ल कर दे, मुझे तनहा ना छोड़, मैं खुदकुशी नहीं कर सकती, मुझे तनहा ना छोड़, मैंने तेरे लिए यही सजा तजवीज़ की है पोशियाना। मैंने घोड़े को एड़ी लगाते हुए कहा और फिर पोशियाना की दिलदोज़ चीखें मेरे कानों में दूर तक गूंजती रहीं और बिलाकर मालूम हो गई वह बहुत दूर रह गई थी। ठीक है, दोनों औरतों का चक्कर खत्म हुआ, ये औरतें मेरी शख्सियत के आड़े आ गई थी। अब मैं ज्यादा सुकून से काम कर सकूंगा। इतना अरसा नाकामियों में गुजरा था, अपने लिए कुछ भी नहीं किया था, ना मेरी मुलाकात अपने दोस्त सितारों से हुई थी और ना ही मैं कोई काम कर सका था, लेकिन अब मैं आजाद था। अब मेरे लिए कोई उलझन नहीं थी और इसके बाद मेरे लिए दो मशगले थे। अव्वल तो ये कि नैमून को तलाश करूं और हलाक कर दूं, दूसरे हैगों की खुदाई सान बारे में देखूं। ये दोनों ख्वाहिशें मेरे दिल में मचल रही थी और लुत्फ की बात यह थी कि मैं इन्हें पूरी करने के लिए आजाद था। पोशियाना का ख्याल मैंने ज़हन से निकाल दिया। दरिंदा सिर्फ लड़की पे लाकर मर जाएगी, यही उसका अंजाम मेरे नजदीक मुनासिब था। चुनाचे मेरा घोड़ा बर्क रफ्तारी से सफर करता रहा। वैसे मैंने नदी का किनारा नहीं छोड़ा था और कितनी तवील थी ये नदी, यूं समझो प्रोफेसर कि पूरा दिन और पूरी रात मैंने उसके किनारे किनारे दौड़ते गुजारती, जबकि घोड़े की रफ्तार भी मामूली नहीं थी। हाँ, दूसरी सुबह वो थक गया था, अब औकात की कोई पाबंदी नहीं थी, जब दिल चाहे सफर करता। चुनाचे मैंने घोड़े की टांगों की मालिश की और मजबूत जानवर खुश हो गया। फिर मैंने उसे चरने के लिए छोड़ दिया और अपने लिए खुराक का बंदोबस्त करने लगा। दोपहर तक मैंने आराम किया और घोड़ा अभी चाको चौबंद हो गया, तब मैं उस पर सवार होकर चल पड़ा। चारों तरफ पहाड़ियां फैली हुई थीं, कहीं नदी और चमकदार पत्थर बिखरे हुए थे जिनकी रंगीन रोशनी पानी की सतह से उबर कर बहुत खूबसूरत मनाजर पेश कर रही थी। जो मैं आगे बढ़ता रहा, नदी चौड़ी होती जा रही थी और उसके पानी में तेजी आती जा रही थी और उसकी वजह भी मुझे बहुत जल्द मालूम होगी। सामने ही पहाड़ियों की एक बुलंद दीवार नजर आ रही थी और यह नदी इन्हीं पहाड़ों से निकलती थी। एक तवील दीवार से सफेद पानी जोरदार आवाज के साथ नीचे गिर रहा था और यही सान बारे की अलामत थी। पता बताने वालों ने यही निशान बताया था। इस पहाड़ी दीवार के दूसरी तरफ सान बारे था। मैं नदी के आखिरी सिरे तक पहुंच गया। बड़ा खूबसूरत मंजर था। गिरने वाले पानी की फुवारें दूर दूर तक फैल रही थी और कुर्बा जवार की पथरीली जमीन ने भी सब्जा उगल दिया था। मैं घोड़े की पूंछ से उतर आया। घोड़े की आंखों से भी लालच टपक रहा था। इस सरसब्ज इलाके को देखकर वो भी मचल गया था। चुनाचे मैंने बुलंदियां तय करने से कबल उसे आराम के लिए छोड़ दिया। वैसे पहाड़ी को देखते हुए मैं सोच रहा था कि सांबारे वालों के लिए एक मजबूत ओट है, लेकिन क्या यहां से बाहर निकलने के लिए वो इन्हीं बुलंदियों को तय करते होंगे या फिर पहाड़ियों में कोई ऐसा रखना पोशीदा है जो दूसरी तरफ जाने का दरवाजा है। लेकिन अब इस रखने की तलाश में कौन सरगर्दा है। पहाड़ियां नाकाबिले आबूर तो नहीं थी, घोड़े को भी थोड़ी मेहनत करना पड़ती, इसलिए मैंने उसे पूरी तरह खुश होने का मौका दिया और जब वो सैर हो गया तो मैंने उसे करीब बुला लिया। क्यों दोस्त, क्या ख्याल है? क्या तुम ये बुलंदियां तय करने की हिम्मत रखते हो? मैंने उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा और समझदार जानवर ने जोर जोर से आवाजें निकाली। वो अपनी दिलेरी का ऐलान कर रहा था। तो फिर चलो। मैंने उसकी पूंछ संभाली और घोड़े ने गर्दन उठाकर मुनासिब रास्ता तलाश करना शुरू कर दिया। मैंने भी उसे उसकी मर्जी पर छोड़ दिया और प्रोफेसर बिलाशुबा वो अपने काम का माहिर था। पहाड़ियों के दामन में वो थोड़ी दूर तक गया, फिर एक जगह उसने बुलंदी की तरफ रुख मोड़ दिया। मैं उसकी पूंछ पर इस तरह जमा हुआ था जैसे उसके बदन ही का एक हिस्सा हूं और घोड़ा आसानी से पहाड़ी की बुलंदियां तय करता रहा। उसने जिस रास्ते का इंतखाब किया था वो आसान था, सिर्फ चंद जगहों पर मुझे उसकी मदद करना पड़ी। जमीन बहुत नीचे रह गई थी और बुलंदियां तय करते हुए मैं सोच रहा था कि सान बारे वाले बेशक अक्लमंद हैं। अगर दूसरी तरफ जाने का कोई रास्ता है तो वो इनके अलावा किसी को मालूम नहीं होगा। चुनाचे वो नेमून से भी महफूज हैं। नेमून को यह बुलंदियां तय करते हुए दुश्वारी होती होगी। मुमकिन है वो पहाड़ों की इस तरफ कभी न गया हो। इस तरह वो नेमून से भी महफूज हैं और इसके अताब का शिकार सिर्फ दूसरे बस्तियों वाले ही होते होंगे। खूब है ये चालाक लोग। कई बड़ी बड़ी चट्टानें जो बज़ाहिर मजबूत मालूम होती थीं घोड़े के वजन को ना सहार सकी और इन्होंने खौफनाक गड़गड़ाहट के साथ अपनी जगह छोड़ दी। लेकिन घोड़ा बेहद फुर्तीला था। पहली ही जुम्बिश के बाद वो जगह छोड़ देता और एक ही छलांग में कोई मुनासिब जगह पकड़ लेता। चट्टानें जबरदस्त गड़गड़ाहट पैदा करती हुई नशीब की तरफ लुढ़कने लगती और ये गड़गड़ाहट देर तक गूंजती रहती, लेकिन हम अपने काम में मशगूल थे। हाँ, एक मौका पर सूरत-ए-हाल खौफनाक होगी। हमारे तसव्वुर में भी नहीं था कि पहाड़ के दरमियान कोई इतनी गहरी खला होगी। घोड़े ने एक चट्टान पर दोनों पांव रखे तो वो चट्टान अकब की बजाय आगे की तरफ झुकी और ये झटका इतना शदीद था कि घोड़ा कोशिश के बावजूद पिछले पैर न जमा सका। उसने एक जोर की चीख मारी। शायद उसे अपनी बेबसी और मौत का एहसास हो गया था। को मैं सूरत-ए-हाल समझ नहीं सका था, लेकिन प्रोफेसर दुनिया के किसी भी इंसान ने इतनी फुर्ती न दिखाई होगी। वैसी जानवर भी क्या याद करता होगा कि किस बला को वो पुष्ट पर लादे फिर रहा है। मैं बर्क की मानद नीचे कूद गया और मेरे कदम पत्थर पर पड़े, लेकिन मेरा घोड़ा आगे की तरफ झुक गया और अब उसके बदन का ज्यादा हिस्सा नशीब की तरफ झुक गया था। कोई अब उसके संभलने के इम्कानात नहीं रहते, लेकिन उसकी पिछली दोनों टांगें मेरे हाथ में आ गईं। और तसव्वुर करो प्रोफेसर, इस वक्त का जब घोड़े की टांगें सवार के हाथों में हों और उसका बकिया जिस्म गहरे खला में झुका हुआ। खौफजदा जानवर हाथ पांव मारने लगा।
लेकिन मेरे फौलादी पंजे उसे कहाँ छोड़ने वाले थे। हमें उस जगह की मजबूती से फिक्रमंद था जहां मैं खड़ा हुआ था। अगर इस पत्थर ने भी जगह छोड़ दी जहां मैं खड़ा था तो फिर मैं घोड़े की जिंदगी को नहीं बचा सकूंगा। लेकिन वो जगह मेरे साथ ताउन पर आमादा थी। मैंने घोड़े को इस अंदाज से ऊपर खींचा कि उसके जिस्म पर नुकीले पत्थरों की खराश तक भी न पड़े। यहां तक कि घोड़ा ऊपर आ गया। वो बुरी तरह हाँफ रहा था और उसकी आंखों से दहशत टपक रही थी। घबराने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, हादसे तो जिंदगी के अलामात है, लेकिन ये है क्या भला। घोड़े को पीछे हटाकर मैंने खला में झांका। तकरीबन 10 फुट चौड़ी खला थी, लेकिन नीचे शायद जमीन की गहराई तक चली गई थी। शायद किसी जलजले ने यह खला पैदा किया था। नीचे सिर्फ तारीकियां नजर आ रही थी, जमीन का कोई निशान नहीं था। कुदरत ने सानबारे वालों की हिफाजत के लिए इस खला का इंतजाम किया था। यकीनन 10-12 फुट चौड़ी खला को अबूर करना इंसानी बस से बाहर था। जानवर तो बहरहाल इंसान से ज्यादा हिसास होते हैं। क्या ख्याल है दोस्त, क्या तुम इस खला को अबूर करने की हिम्मत रखते हो? मैंने घोड़े से पूछा और खौफजदा अंदाज में वो पीछे हट गया। अगर नहीं तो फिर यहाँ से हमारी और तुम्हारी राहें जुदा हुई। वापस जाओ और इस वक्त तक जंगलों में ऐश करो जब तक नेमून से तुम्हारा टकराव ना हो जाए। या फिर आओ, हिम्मत करो, सानबारे देखें, लेकिन तुम तनहा ही आने की कोशिश करना। मैं इस खला को अबूर कर सकता हूँ। मैंने एक बार फिर उसकी पूछ थपकी। खला के दूसरी तरफ के पत्थरों की जड़ों का अंदाजा किया और एक मुनासिब मकाम देखकर अपना बदन तोला और फिर दूसरी तरफ छलांग लगा दी। और ये मेरे लिए मामूल की बात थी प्रोफेसर। मैं इत्मीनान से दूसरी तरफ पहुंच गया। अब मेरे और घोड़े के दरमियान खला हायल थी। घोड़ा जोर जोर से हिनरा रहा था। वो खला को अबूर करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हिम्मत है तो जिंदगी की बाजी लगाओ दोस्त, वरना वापस चले जाओ। मुझे तुम्हारी बेवफाई से कोई गिला ना होगा, मैंने कहा और खड़ा होकर उसे देखने लगा। लेकिन मैंने महसूस किया कि घोड़े के अंदर खला को अबूर करने की हिम्मत नहीं थी। ठीक है, तुम वापस जा सकते हो, जिंदगी बहुत कीमती शय है, मैंने हाथ हिलाकर कहा। और घोड़े ने उसी वक्त थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करना ही मुनासिब समझी। वो पलट गया और अब वो वापसी का सफर कर रहा था। मुझे हंसी आ गई। इब्तदा वाले न रहे, तुमसे क्या कहूं, मैंने ऊंची आवाज में कहा और फिर मैंने बकिया चढ़ाई की ठानी। मैं मुड़ा और बकिया बुलंदी तय करने लगा। मेरे लिए काम मुश्किल नहीं था। पत्थरों में तो मैंने सदियां गुजारी थी, लेकिन अभी मैं कुछ दूर गया था कि एक दिलचस्प वाकये से दो चार होना पड़ा। पत्थरों पर एक हल्की सी आवाज सुनाई दी थी, लेकिन मैंने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि पत्थरों पर एक मुस्तकिल आवाज सुनाई थी और मैंने पलट कर देखा। मेरा घोड़ा मेरे नजदीक पहुंच चुका था। दर हकीकत प्रोफेसर में खुशी से उछल पड़ा। घोड़े की गर्दन में बाहें डालकर उसे लिपटा लिया। तो बहरहाल हर दौर के इंसानों से बेहतर है, वफा की बू है तुझ में। आखिर तू जान की बाजी लगाकर मेरे पास पहुंच ही गया। घोड़े के चेहरे पर भी कामयाबी की मुसर्रत का इजहार हो रहा था। मैं तेरी मोहब्बत की कदर करता हूं दोस्त। आओ, कठिन मंजिल तय हो चुकी है, सिर्फ थोड़ा सा सफर बाकी है, फिर देखेंगे कि दूसरी समझ क्या है, मैंने कहा और उसे साथ लेकर पैदल ही चलने लगा। घोड़ा इत्मीनान से मेरा साथ दे रहा था। बाकी बुलंदी हमने दो दोस्तों की तरह तय की और उसके बाद का रास्ता ज्यादा सख्त न था। यहां तक कि हम पहाड़ की बुलंद चोटी पर पहुंच गए। चोटी पर सपाट मैदान था जो तकरीबन 1 फरलांग तक चला गया था। यहाँ दरख्त भी मौजूद थे और सब्जा भी। कहीं कहीं बर्फ नजर आ रही थी, लेकिन अंदाजा होता था कि बहुत पुरानी है। कोई मौसम के लिहाज से बर्फ पड़ती है, ये चोटियां हमेशा बर्फ से नहीं ढकी रहती। हम दोनों आगे बढ़ते रहे और फिर इस मैदान के दूसरे सिरे पर पहुंच गए और दूसरी तरफ का मंजर देखकर मैं दंग रह गया। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि सानबारे इतनी खूबसूरत बस्ती होगी। अनोखी साख्त की इमारतें फैली हुई थी। हर मकान में एक पत्थर का मीनार जरूर था। बहुत आलीशान स्टेडियम नजर आ रहे थे। एक अजीम शान इमारत बनी हुई थी जो यकीनन शमोना का महल थी। बस्ती के चारों तरफ फलों के दरख्त लगे हुए थे। एक खूबसूरत सी नदी चांदी के सांप की मानिद बस्ती के दरमियान से गुजरती नजर आ रही थी। इतना हसीन मंजर था कि मैं गिरदोपेश से बेखबर हो गया, यहां तक कि आने वालों के कदमों की चाप भी ना सुन सका। हाँ, इस वक्त मैं उस हसीन बस्ती के शहर से चौंका जब मेरे दोस्त ने मुझे आवाज दी, क्या हसीन माहौल है, मैंने कहा और पलटा, लेकिन अपने इर्द गिर्द तकरीबन 50 भालों को उठे देखकर मैं चौंक पड़ा। सानबारे के सिपाही थे, उम्दा लिबास में मलबूस, तंदुरुस्त और तवाना, तेज हथियारों से आराज था। बहरहाल बड़ी खामोशी और चालाकी से आए थे और किस तरफ से आए थे मैं अंदाजा न कर सका। हाँ, मैं तुम्हारे लिए बेजरर हूं दोस्तों। मैंने दोनों हाथ बुलंद कर दिया और फिर मैंने अपना खांडा भी खोल कर नीचे रख दिया। इस तरह मैंने उन्हें अपने अमन पसंद होने का यकीन दिलाया। कौन हो तुम, कहां से आए हो, एक तनुमंद आदमी ने करख्त आवाज में पूछा। कौन हो, कहां से आया हूं, ये कुछ नहीं बताऊंगा। बहरहाल तुम्हारा मेहमान हूं, निहत्ता हूं, इसलिए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारी खूबसूरत बस्ती देखने का ख्वाहिशमंद हूं। तुमने ये पहाड़ी किस तरह अबूर की, बस ये सीधा रास्ता है। अगर तुम पहाड़ियों के मुहाफिज हो तो देख चुके होगे, ये नामुमकिन है। इस तरफ से पहाड़ियां अबूर करना इंसान के बस से बाहर है। मैं हर वो काम करता हूं जो इंसान के बस से बाहर हो। सच बताओ जवान, सानबारे में अजनबी नहीं दाखिल हो सकते और अगर कोई आ ही जाए तो उसकी सजा मौत है। हमें हुक्म है कि इस पहाड़ी पर ही कत्ल कर दिया जाए, लेकिन तुम्हारी मौत टल सकती है अगर तुम हमें सानबारे में दाखिले की वो कमजोर जगह बता दो जहां से तुम यहां तक आए हो। सुनो अहमक, मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सच है, मेरी किसी बात को झूठ मत जानो। मैं सीधे रास्ते से आया हूं, बस चलो, मुझे अपनी बस्ती ले चलो। मैं एक पुरअमन इंसान, एक काबिल एतमाद दोस्त की हैसियत से तुम्हारी बस्ती में दाखिल होना चाहता हूं, लेकिन इस शर्त पर कि तुम दुश्मनी की इब्तिदा ना करो।
अगर तुम सही रास्ता नहीं बताओगे तो फिर तुम्हें बस्ती ले जाने से क्या फायदा, तुम यही कत्ल कर देना मुनासिब होगा। मैं कह चुका हूं कि तुम अहमक हो। चलो ठीक है, मुझे कत्ल कर दो। अगर कत्ल न कर सके तो फिर तुम्हें मेरी बात मानना होगी। ओह, तो तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम सीका है और मैं पहाड़ों के मुहावजों का इंचार्ज हूँ। कवि है कल शख्स ने नेजा तानते हुए कहा। आओ आओ जल्दी करो, मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा और सीका पीछे हट गया। मैं अगर चाहता तो अपना खांडा उठा सकता था, लेकिन मैं उससे दूर हटाया। अपना हथियार उठा लो ताकि मरने के बाद तुम्हें हसरत न रहे कि तुमने जंग नहीं की। सीका ने कहा। जल्दी करो बहादुर, तुम्हारी पेशकश काबिल कदर है, चलो जल्दी करो। मैंने हाथ हिलाकर कहा और सीका ने पूरी जंगी महारत से नेजा मेरे पहलू में दिल के मकाम पर मारा। लेकिन फौलाद से टकराने के बाद नेजे का जो हशर होना था वही हुआ। उसकी अनी मुड़ गई और सीका पागलों के से अंदाज में उसे देखने का। फिर वो मेरे करीब आया। अगर मेरा बदन बरहना ना होता तो वो यही सोचता कि मैंने अपने लिबास के नीचे लोहे का लिबास पहन रखा है। देवताओं की कसम, इसके जिस्म पर तो कोई लिबास नहीं है। उसे मेरा बदन टटोलते हुए कहा और बहुत से आदमी मेरी तरफ झुकाए। सबके सब नेजे की अनी देख रहे थे। मैं कोशिश करूं सीखा। एक दूसरे जवान ने जिसके हाथ में कुल्हाड़ा था अपना कुल्हाड़ा हिलाते हुए कहा और सीका पीछे हट गया। चलो तुम भी आओ, मैंने उसे कहा और वो कुल्हाड़ा तोलकर पैंतरे बदलने लगा और फिर उसने पूरी कुव्वत से मेरे ऊपर वार किया। मैं अगर चाहता तो वार बचाकर उसके कुल्हाड़े पर हाथ भी डाल सकता था, लेकिन मैं भी इस बस्ती में पुरअमन रहना चाहता था। इसलिए उसका वार शाने पर लगा और कुल्हाड़े का दस्ता उसके हाथ से छूट गया। यकीनन उसका हाथ झंझना गया होगा। देवताओं की कसम, यह इंसान नहीं है, उसने सहमे हुए लहजे में कहा। फिर यह कौन है? शायद कोई देवता।